Recording in progress. ओके। हेलो स्टूडेंट्स। बेटे, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं और सिर्फ अभी 2 ही महीने बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कि मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ सैंपल पेपर्स जो हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। वीडियो बहुत ज्यादा हम लंबी नहीं रखेंगे, वीडियो छोटी छोटी रखेंगे, 15 20 25 मिनट तक की वीडियोस होंगी, जिसके अंदर की हर वीडियोस के अंदर मैं इकोनॉमिक्स के एक सेक्शंस को डिस्कस करूंगा, किसी भी एक पेपर के, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई भी एक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आप उसको घर पे जाके कंप्लीटली सॉल्व कर लेना घर पर, वो आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो आज की इस फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए जो 2023 का सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया है, उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का वाला जो पोर्शन है, वो आपके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी पेपर को सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, और भी कई चीजें में आपको हेल्प रहेगी कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, कितना टाइम लगाना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे हम लोग। 2023 का आपका जो पेपर है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया है हमारा, वो वाला हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व। ठीक है, ओके। चाहे तो आप इसके नोट्स बना लेना, या मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा एक, और उसको अब ना आपको प्रॉपर सॉल्व करना है घर पर बैठ। राइट, चलिए एक मिनट दीजिए। एक फाइव जी। हाँ जी, तो आपको अब स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स। ये 12th क्लास का है बच्चों। ठीक है, 12th क्लास का है, 3 आवर्स का है, ये 80 मार्क्स कवर करेगा। और ये आपको पता है, दिस पेपर कंटेन्स 2 सेक्शंस। सेक्शन ए के अंदर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो 40 मार्क्स की होगी। सेक्शन बी के अंदर आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो 40 मार्क्स की होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक सॉल्व करूंगा, इसको हम पार्ट ए में रखेंगे। फिर एक और वीडियो आपके बना के दूंगा, उसके अंदर हम पार्ट बी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस टोटल पेपर में अगर हम देखें तो आपके पास 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन होंगे बेटे आपके 3 मार्क्स के अंदर, जो कि 60 to 80 वर्ड्स के अंदर लिखने होंगे। 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, जो कि 80 to 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। और इसके लास्ट में 4 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, जो कि आपको 100 to 150 वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करना। क्लियर? तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह का पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया है। ऐसा काफी आइडिया हो जाता है, और उसी के बेस के अकॉर्डिंग ही जो मेन पेपर होता है वो बनता है। ओके, चलिए। जी, तो ये सेक्शन ए हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा ये पोर्शन है। इस पोर्शन के अंदर टोटल 17 क्वेश्चन होंगे, दोनों में 17 17 होते हैं। 17 इसमें, 17 उसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले 10 क्वेश्चन इसके अंदर बेटे 1 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट 10 क्वेश्चन इसके अंदर 1 मार्क्स का होंगे, और 10 क्वेश्चन उसमें 1 मार्क्स के। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन क्या कहती है? कंजम्पशन फंक्शन assumes that consumption changes at a constant rate as income changes। कंजम्पशन फंक्शन ये एज्यूम करके चलता है, एज्यूम करता है, होता नहीं, एज्यूम करता है कि अगर इनकम जो है हमारी चेंज होती है, तो कंजम्पशन जो है हमारा वो कांस्टेंट रेट से चेंज। तो ये बेटे स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे जनरली हमने पढ़ा भी है क्लासेस के अंदर, कि अगर हम यहाँ पर इनकम लेते हैं और यहाँ कंजम्पशन लेते हैं, तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं? जैसे इनकम 0 है, ये 100 हुई, ये 200 हुई, ये 300 हुई, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे इनकम मान लीजिए 100 से इंक्रीज कर रही है, और आपको पता है कि इनकम के 0 लेने पे कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता, मान लेते हैं 40 है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनकम पे 0 होने पे कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता, बंदा कंज्यूम तो करेगा ही करेगा, चाहे पैसा हो या ना हो, कंज्यूम तो वो करेगा। और जब इनकम आपकी बढ़ी, तो आप कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे। लेकिन जिस रफ्तार से इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन जनरली उस रफ्तार से नहीं।
उससे थोड़े से कम रफ्तार से बढ़ता है। तो मान लेते हैं 80 से इंक्रीज हुआ, 80 बढ़ गया, 80 बढ़ गया तो इसमें 80 ऐड कर दो। एज्यूम कर रहे हैं हम 80, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 से कम रहेगा तो 120 हो गया। फिर दोबारा ये 100 बढ़ा, फिर 80 ऐड कर देंगे हम लोग, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग, तो 200 हो गया। फिर 100, फिर 80 इंक्रीज कर दिया, फिर 100, फिर 80 इंक्रीज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है बेटे, वैसे वैसे कंजम्पशन को हमने ऐसा एज्यूम किया है कि हम कांस्टेंट रेट से बढ़ाएंगे। तो यहां पर भी यही कह रहा है, कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम दैट कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम राइजेस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई बेटे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है बेटे, इसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो इनकम के जीरो होने पे होता है, इसे सी बार से डिनोट करते हैं, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द रेशो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। ये कह रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है, सी बार जो है, वो सी अपॉन वाई का रेशो होता है। भाई ये तो गलत कह रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सी अपॉन वाई होता है ना बच्चों, सी अपॉन वाई एक्चुअली में बेटे एपीसी होता है, कंजम्पशन फंक्शन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो। तो ये यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। तो क्या आंसर आएगा बेटे हमारा? सेकंड, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, ये आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये बेटे क्वेश्चन था, ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाले चैप्टर में से था, 12 मार्क्स की यूनिट है, उस वहां से था। सेकंड है, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसका बाहर की कंट्री के साथ कोई लेन देन नहीं होता, उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, राइट? विद नो फॉरेन ट्रेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, जीडीपी ग्रेटर देन, जीडीपी लेस देन, जीडीपी प्लस जीएनपी जीरो। तो इसमें बेटे करेक्ट आंसर होगा ए वाला, ये वाला। ऐसा क्यों मैंने आंसर बता दिया? क्योंकि बेटे जिस कंट्री, देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है ऑप्शन में, जीडीपी इक्वल्स टू जीएनपी, ये कह रहा है। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक जो है वो नेशनल के बराबर बता रहा है। और डोमेस्टिक को अगर वो नेशनल के बराबर बता रहा है, और डोमेस्टिक और नेशनल में पता है किस चीज का फर्क होता है बच्चों? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने बाहर से कितना पैसा कमाया या बाहर कितना पैसा गया। लेकिन ये क्लोज इकोनॉमी के अंदर एनएफआईए बेटे जीरो होता है या होता ही नहीं है। और अगर एनएफआईए जीरो हुआ तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक और नेशनल इक्वल हो जाए। तो आंसर आएगा इसका सेकंड का ए, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी के अंदर एनएफआईए होता ही नहीं है, नील होता है। ये नील होता है, जीरो भी नहीं बोलेंगे, नील बोलेंगे, होता ही नहीं है ये, इसलिए दोनों बराबर है। क्लियर हो गया इसका सेकंड का? ये था क्वेश्चन बेटे आपका नेशनल इनकम वाले चैप्टर में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो हिंट के लिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको हेल्प रहे। चलिए सेकंड देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये डिटर्मिनेशन वाले में से है। द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन वन। इनमें से किसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है? देखो जो एमपीसी है, पहला कह रहा है एमपीसी, बेटे एमपीसी की तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वन होती है, इससे ज्यादा एमपीसी नहीं होती। एपीसी, यस, एपीसी बेटे ग्रेटर देन वन हो सकता है, यस इट कैन बी। कब? जब आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा, और कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी इनकम कम है और फिर भी आपको खाना तो खाना है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी इनकम से भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो भले आप सेविंग में से पैसा लाएं या आप बोरो करें, लेकिन आप कंज्यूम तो करेंगे एक मिनट में, भाई इनकम हो या ना हो। तो एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन, ये इसका आंसर आएगा। अभी कह रहा है एमपीसी, जैसे थर्ड था, तो एमपीसी की भी बेटे मैक्स, एमपीएस की भी मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। और एपीएस, एपीएस तो बेटे वन भी नहीं होता, वन से भी कम ही रहता है हमेशा ही, वन भी नहीं होता है। तो ये तो वन भी नहीं हो रहा है। तो यानी कि राइट आंसर आ रहा है इसका ए पी सी, कैन बी ग्रेटर देन वन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29 दिसंबर 2022, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स मतलब कि बाहर से, देश के बाहर से कितना पैसा हमने बोरो किया है, उसका डिफरेंस। हमने कितना बोरो किया, बाहर वालों ने हमसे कितना बोरो किया, उसका डिफरेंस टू इंडिया रिकॉर्डेड एंड आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब हमारे यहां से पैसा बाहर चला, आउटफ्लो मतलब बाहर गया हमारी कंट्री से, ऑफ यूएस डॉलर 0.4 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर। तो इसमें दो बातें समझ में आ रही है। एक तो ओवरऑल पैसा हमारी कंट्री से बाहर गया है, दूसरा मनी का लेन देन हुआ, किसी गुड्स वुड्स का लेन देन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन क्या बन रहा है?
द अबव ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट ऑन द डैश साइड। देखो बेटे, डैश अकाउंट और डैश साइड की बात कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये कहता है डैश अकाउंट, तो बेटे अकाउंट दो तरह का हो सकता है, अकाउंट दो तरह का हो सकता है, या तो कैपिटल होगा बच्चों अकाउंट, या फिर करंट होगा, करंट अकाउंट होगा या कैपिटल अकाउंट, आपको ये डिसाइड करना है। दूसरा कह रहा है ऑन डैश साइड, साइड भी बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है डेबिट, डेबिट साइड में आएगा, और एक होती है क्रेडिट, दो साइड में से किसी में एक में आएगा। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कैपिटल में आएगा या करंट में आएगा, एक चीज, और डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, ये दूसरी चीज हमें बतानी। चलिए बता देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये सिर्फ पैसे का लेन देन हो रहा है, जिसमें कि हम सिर्फ बोरिंग्स की बात कर रहे हैं, तो बेटे जो बोरिंग्स होती है या इन्वेस्टमेंट होती है, बोरिंग्स इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट की लेन देन होती है, करंट में नहीं आती। करंट में गुड्स आएगी, सर्विसेज आएंगी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आएंगे, ये सब आएंगे। कैपिटल अकाउंट में बोरिंग्स आ सकती हैं, लेंडिंग्स आ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, ये मेनली कैपिटल अकाउंट है। तो इससे क्लियर होता है कि भाई ये किस में आएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल, लिखेंगे मतलब हमारे को समझ में आ गया कैपिटल। दूसरा, ये कहता है पैसे का आउटफ्लो हुआ है, पैसा बाहर गया है कंट्री से। तो मैं ये भी आप ध्यान से सुन लेना कि अगर हमारी कंट्री से पैसा बाहर जाता है, आउटफ्लो होता है, तो वो आता है डेबिट साइड, और पैसा अगर हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है तो होता है क्रेडिट साइड। ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट। तो पैसा बाहर गया है, बड़ा सिंपल है, किसी भी कारण से पैसा बाहर जाएगा तो वो डेबिट में, तो यहाँ पर डेबिट आ जाएगा बेटा, यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर सुन लीजिए, डेबिट मतलब पैसा बाहर गया, और क्रेडिट मतलब हमारी कंट्री में पैसा आ गया, नेट आया है, इनफ्लो नहीं हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, आउटफ्लो मतलब डेबिट। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, कैपिटल एंड डेबिट, ये इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको समझना है तो, और घर पे जाके इसको जरूर करना। अच्छा, एक चीज मैं और आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूं, कि अगर कोई ये सोच रहा है कि सर ने तो यार सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दिया, हमारा हमारा रिवीजन नहीं हुआ है, या चैप्टर एक आधे बचे हैं, और अभी इन पेपर्स को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो बेटे ये मत सोचना। क्योंकि बेटे मैं आपको एक चीज बता दूं इतने साल के एक्सपीरियंस से, कि ऐसा कभी नहीं होता कि आपके सारे चैप्टर कवर हो गए हो और अब आप चलो सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। होता क्या है, होता ये है कि आप सैंपल पेपर प्रॉपर में कभी सॉल्व कर ही नहीं पाते, इतना कम समय बचता है लास्ट में जाकर, और सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपकी जो परसेंटेज है वो कई परसेंटेज में कई गुना इंक्रीज कर। तो सॉल्व कब करने चाहिए भाई, सॉल्व तब करने चाहिए जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 80 90 90% 90% से ज्यादा सिलेबस हो गया है। कितना तुमने रिवाइज किया है उसकी दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे करते रहो। सैंपल पेपर में क्या होगा, आपको फर्स्ट सैंपल से हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला सैंपल, इसमें हो सकता है कि कुछ बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा हो, या कुछ को समझ में ही ना आ रहा हो, कम समझ में आ रहा हो सकता है कि 100% में से उनको 70 80% सैंपल पेपर समझ में ना आ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सैंपल पेपरों को सॉल्व करते समय, वैसे वैसे धीरे धीरे चौथे पांचवें छठे सैंपल पेपर पर जब हम पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि अब आपको समझ में आने की जो परसेंटेज है वो 70 80% हो गई है, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो 20 30% बचा है, जो आप लास्ट में जाके आराम से कवर मार लेंगे। समझ में आ रही बात, तो सैंपल पेपर को आप लगातार ध्यान रखेंगे, लगातार इसको कवर करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पेपर को पकड़ने की, सॉल्विंग जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी स्किल है, वो डेवलप होती चलेगी। ओके, तो ये मत समझना कि अभी इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे सारे। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब सारी गुड्स की वैल्यू हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन निकला बेटे मनी बैंकिंग वाले को, यूनिट में से, मनी एंड बैंकिंग। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय द मनी, इसमें से मनी का कौन सा फंक्शन आ रहा है। तो बेटे हर चीज को हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मनी में मेजर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि मनी की मेजर करने की पावर, मनी की वो पावर जिसमें कि हम लोग सबको मनी की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, यूनिट अकाउंट ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव।
ये जो है आपका क्वेश्चन, ये बैंकिंग वाले में से, मनी बैंकिंग में से, बैंकिंग में से क्वेश्चन है। जैसे राउंड वन में 1,000 रुपए का डिपॉजिट आया, उसका 80% आपने लोन दे दिया 800, बाकी का 20%, 1,000 में से 800 गया, 200 आपने रिजर्व में डाल दिया। फिर यही जो लोन था 800, ये यहां पर आ गया। इसका दोबारा से बेटे आप 20% निकाल लो, 80%, सॉरी। तो अगर 800 का आप 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, निकाल लीजिए। जीरो से जीरो कट गया, 8 8 64, तो ये 640 आ गया। तो यानी कि ये जो फिगर आने वाली है वन वाली, ये आने वाली है 640। और अब 800 में से 640 माइनस करेंगे तो 160 तो आ ही जाएगा, राइट। तो ये 640 आ गई। अब यानी कि फर्स्ट फिगर 640 आने वाली, तो 640 के तो भाई ये वाला तो चलो ये वैसे ही गलत हो गया, तो पहला 640 तो आ ही नहीं रहा। यानी कि तीन ऑप्शन अभी भी हमारे सही चल रहे हैं। अब ये सेकंड और ये आपको टीडी की बात कर रहा है। ये टोटल डिपॉजिट कहते हैं हम इसको बेटे। तो टोटल डिपॉजिट का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों से, टीडी कहते हैं, टोटल डिपॉजिट। इसका फॉर्मूला जो होता है 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो, इंटू पीडी होता है, प्राइमरी डिपॉजिट। तो अगर मैं देखूं इसमें LRR कितना है, कितना आप रिजर्व कर रहे हैं, ये 20% बेटे आपका LRR, ये 20% यहां रख लीजिए। और पीडी का मतलब होता है कितना इनिशियली आपके पास आया था, ये वाला है बेटे पीडी, 1000। तो ये 1000 यहां रख लीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आएगा, आपको परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा बेटे, अपॉन में 20, इंटू में 1000। तो इसको कट किया तो ये आपका 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 1000 में करी, कितना आ गया बेटे, 5000। यानी कि जो सेकंड वाला है वो 5000 आएगा। तो भैया 5000 सेकंड वाले में आपके पास सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें, बाकी तो किसी में 5000 आ ही नहीं रहा है। तो यानी कि आंसर यही डी ही होने वाला है। वैसे मैं थर्ड एंड फोर्थ भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसका इसका आप 80% निकाल लेना, क्योंकि लोन कितना गया बेटे, 80%। तो यहां पर वन, ये कितना आ गया आपका, ये आपका 5000 आ गया। अब इसका अगर 80% आप निकालेंगे, 80% अगर आप इसका निकालेंगे, देखो 4,000 रुपये आ गया, आ गया ना। तो ये 4,000 आ गया। वैसे भी देखो इसमें भी 4,000 आ रहा है, यहाँ पर आ गया ना। और उसमें से, इसमें से 5000 में से 1000 माइनस कर दो। तो 5,000 में से अगर आप 4,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,000। ये आ गया। तो राइट आंसर आ गया इसका डी। क्लियर। ये फॉर्मूला होता है बेटे टीडी का, ध्यान रखना। टोटल डिपॉजिट होता है 1/, लीगल रिजर्व रेशो, इंटू पीडी मतलब प्राइमरी डिपॉजिट। हो गया सबको समझ में। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकल एडिंग द डैश एंड डैश। किन दो चीजों को ऐड करके आता है वर्टिकली, अगर हम ऐड करते हैं, देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको एडी का ग्राफिकली। यहां पर आती है बेटे इनकम, ठीक है। यहां पर आता है एडी। एडी कुछ ये होता है, दिस इज एडी। एडी जो होता है वो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एडी बनता किससे है, एडी दोनों के जोड़ से आता है। यानी कि ये तो होता है बेटे आपका इन्वेस्टमेंट, और ये होता है आपका बेसिकली कंजम्पशन, C/C। और जो इन दोनों के बीच का गैप होता है इसको आई कहते हैं बेटे, इन्वेस्टमेंट। तो एडी जो आ रहा है ना, ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को प्लस करते हैं तो आता है। तो एडी हम दो चीजों को प्लस करके आता है, किन दो चीजों को, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, बी। कि एडी जो होता है वो हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हैं वर्टिकली, तो जाके एडी निकल कर आता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन हो गई हमारे। नेक्स्ट है, देखिए। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था ना बेटे, ये वाला क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया था बैंकिंग से है। ये वाला क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब, ये आपका क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक चैप्टर है, सेकंड क्लास चैप्टर आपकी बुक का, वहां से है। तो बेटा हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं, एक ऐसा इसमें से फैक्टर बता दीजिए जिनमें से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जनरेट हो रही है, एक या दो जो भी है। तो पहला है ऑप्शन, इंपोर्ट ऑफ विजिबल। विजिबल का मतलब होता है बच्चों गुड्स, और इंपोर्ट का मतलब होता है आपने गुड्स खरीदी है।
जरा सोच के देखो यार, तुमने गुड्स खरीदी है, ठीक है, सॉरी, अगर तुमने गुड्स खरीदी है तो तुम पेमेंट करोगे या पेमेंट मिलेगी? इंपोर्ट करा है ना तुमने, तो तुमने जो पेमेंट है वो तुम्हें करनी पड़ेगी बेटे, क्योंकि तुमने सामान खरीदा है, इंपोर्ट किया है, तो पेमेंट करनी पड़ेगी। और पेमेंट कौन सी करेंसी में करेंगे बच्चों, जरा बताना। बेटे पेमेंट की जाती है फॉरेन करेंसी के अंदर, पेमेंट की जाती है फॉरेन। जैसे मान लीजिए मैंने अमेरिका से कोई सामान खरीद लिया, अब मैंने अमेरिका से सामान खरीद लिया, तो अमेरिका को यूएस डॉलर में पेमेंट करूंगा ना भाई, तो उसको यूएस डॉलर में पेमेंट करूंगा, तो मेरे को यूएस डॉलर की करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। राइट, मुझे यूएस डॉलर चाहिए, मुझे उसको देना है यूएस डॉलर। तो पहला तो भैया डिमांड जनरेट होगी, यस, डिमांड विल जनरेट, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल जनरेट, इससे तो जनरेट होगी भाई, सिंपल सी बात। और देख लेते हैं किससे होती है, इससे तो जनरेट होनी है। ये पूछ रहा है किस किस से जनरेट होगी। सेकंड, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, इनविजिबल्स का मतलब होता है बेटे सर्विसेज, ठीक है, इनविजिबल्स का मतलब। और एक्सपोर्ट मतलब आपने सर्विसेज बेची है, जैसे आपने किसी को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे दी, बैंकिंग सर्विस, किसी बाहर के बंदे ने हमारी सर्विसेज ली, तो वो हमें पेमेंट करेगा। तो हमें डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी यूएस डॉलर की, हमें थोड़ी पेमेंट करनी है, पेमेंट तो उसको करनी है। तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड जनरेट नहीं करेंगे एक्सपोर्ट में, तो भैया ये डिमांड जनरेट नहीं करना है। फिर रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, रेमिटेंसेस का मतलब होता है बेटे हमारे रिलेटिव जो बाहर गए हैं, पैसा कमाया उन्होंने, हमारे रिलेटिव्स ने, मदर फादर भाई बहन बाहर गए, उन्होंने पैसा कमाया, वो पैसा उन्होंने हमारी कंट्री में भेज दिया, कमाकर हमारी फैमिली को, हमें। तो उन्होंने पैसा कमाया होगा फॉरेन करेंसी में, और वो जब हमें भेजेंगे तो उनको हमारी करेंसी खरीदनी पड़ेगी इंडियन, हमको उनकी करेंसी थोड़ी भेज खरीदनी पड़ेगी। सोच के देखो ना भाई, मेरे को पैसा मिल रहा है, हमको एज एन इंडियन पैसा मिल रहा है, हमारे रिलेटिव भेज रहे हैं हमें पैसा, तो अगर हमारे रिलेटिव हमें पैसा भेज रहे हैं तो हम थोड़ी डिमांड जनरेट कर रहे हैं, डिमांड तो वो लोग जनरेट कर रहे हैं, तो ये डिमांड जनरेट नहीं होगी फॉरेन करेंसी, नो। फिर परचेज ऑफ असेट्स अब्रॉड, परचेज ऑफ असेट्स अब्रॉड, मैंने कहीं बाहर जाकर किसी यूएसए में या किसी कंट्री में जाकर मैंने कोई चीज खरीद ली, असेट्स खरीद, तो मैंने कोई एसेट्स अगर खरीद ली, सोच के देखो यार, अगर मैं बाहर कंट्री में जाके कोई एसेट्स खरीदूंगा, तो क्या मुझे यूएस डॉलर नहीं चाहिए होंगे? तो मैं यूएस डॉलर को परचेज करूंगा, और अगर मैं यूएस डॉलर को परचेज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं डिमांड जनरेट कर रहा हूं, यस, यहां भी डिमांड जनरेट होगी, यानी कि फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में दोनों में डिमांड जनरेट। क्या आएगा इसका आंसर, ये वाला डी, दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात? चलिए लास्ट देखते हैं इसका, ये लास्ट सॉरी नाइन देखते हैं। आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है दिस मच, और इन्वेस्टमेंट दे रखा है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, मैं लिख देता हूं यहां पर। सेविंग दे रखी है आपको -60 प्लस 0.1 y, और इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको ₹4000 CR। और क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी डैश, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कह रहा, बता दो। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बेटे कहां पर अचीव होता है, देखो मैं करके दिखाता हूं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज कब अटेन होता है, जब एस बराबर होता है आई के। और एस कितना है, एस का फंक्शन पुट करो, ये वाला, सिर्फ ये वाला इधर वाला, तो कितना है ये, -60 प्लस 0.1 y इज इक्वल टू 4000। राइट, अब आप एक काम करिए, आप इसको यहीं रहने दीजिए, 60 को इधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 y इज इक्वल टू 4000 प्लस 60। तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लिया मैंने, तो 4060, और ये 0.1 नीचे आ गया। अब मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 लग गया, तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी, नीचे 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 4600 रुपीज का हमारा इनकम जनरेट होगा। तो ये आंसर आएगा इसका 40,600, यहाँ पर आएगा 40,600 वुड बी द आंसर। ओके क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ये चैप्टर में से है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, ये आगे बढ़ते हैं। ओके, ये चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी वाले में से ये वाला क्वेश्चन, 10th वाला। रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कैपिटल अकाउंट, देखो बेटे दो अकाउंट होते हैं बीओपी के, कैपिटल एंड करंट, तो ये कैपिटल की बात कर रहा है। अब कैपिटल अकाउंट में तीन कंपोनेंट दिखा रखे हैं इसने, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरिंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस।
अब में जो इन्वेस्टमेंट होती है कहता है दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और एक कौन सी, एक पूछ रहा है कौन सी। तो बेटे डायरेक्ट होती है और दूसरी होती है पोर्टफोलियो, ये वाली। क्या होती है बता देता हूं। बेटे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इस तरीके से पैसा से इन्वेस्ट करना जिससे कि हमारे पास, या जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर, उसके ऊपर उसके पास फुल राइट्स आ जाते हैं जिस प्रॉपर्टी को वो खरीदता है। डिसीजन मेकिंग राइट्स उसके पास चले जाते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं जाते हैं, सिर्फ वो किसी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा पार्ट खरीदता है जिससे कि वो सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा भागीदारी बन गया है, जैसे कि किसी कंपनी के थोड़े से शेयर्स खरीद लेना, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। पूरी कंपनी खरीद लेना या कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लेना कि पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग की किसी इन्वेस्टर्स के पास चली जाए, तो वो डायरेक्ट। और ये इसमें पोर्टफोलियो आंसर है। इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो। ओके। ये आपके बेटे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस डन हो गए। ये अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए 1 1 मार्क्स के थे, 10 मार्क्स के हैं। अब बात करते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन है जो हमारा 3 मार्क्स का है। 11 क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी कह रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस, फाइनेंस मतलब उससे पैसा मिलना चाहिए, फाइनेंस मतलब पैसा जुगाड़ करना, बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो बीओपी जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है बीओपी, ये बेटे दो चीजों का सम टोटल होता है। इसके दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं। तो कह रहा है कि अगर करंट अकाउंट में कुछ घाटा आ जाए, करंट अकाउंट में कुछ नुकसान हो जाए, मतलब नुकसान तो नहीं कहते, ऐसा बोलते हैं कि करंट अकाउंट के कारण फॉरेन करेंसी हमने पे ज्यादा कर दी है, रिसीविंग कम करी है, उसे बोलते हैं सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करंट अकाउंट में कोई डेफिसिट आ रहा है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट से पूरा करें। तो फिर कहते हैं डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम बोलेंगे यस, यस हम एग्री हैं। क्यों एग्री हैं? क्योंकि इन बीओपी, बीओपी में अगर हम करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को प्लस करें, कैपिटल अकाउंट को प्लस करें तो बेटे जीरो आता है। क्योंकि बीओपी का जो अल्टीमेटली बैलेंस निकल कर आता है, बीओपी हमेशा बैलेंस में रहती है। तो जितना हमने पैसा दिया है उतना ही पैसा हम रिसीव करते हैं एक साथ में। अगर कुछ में उसमें कुछ कम ज्यादा आ रहा है तो उस लेस या फिर सरप्लस को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर करंट अकाउंट में कुछ डेफिसिट आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी कहते हैं हम इसको, इसमें अगर कुछ घाटा हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, तो उसको कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से हम लोग एड ऑन करेंगे और इसको जीरो ले आएंगे। अच्छा मान लीजिए -20 बिलियन करोड़ का नुकसान हो रहा है इसमें सीएडी में। तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा 20 बिलियन करोड़ लेकर आएंगे, एक्स्ट्रा पैसा लाएंगे सरप्लस में और इसको जोड़ लें। अब वो कहाँ से लाएंगे? हो सकता है हम बोरो करें बाहर की कंट्री से, या हो सकता है कि हम अपने किसी असेट्स को सेल आउट करें। हम कुछ भी करें, कैपिटल अकाउंट में बोरिंग आती है, सेल आती है, कुछ भी आता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को हम करंट कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से पूरा करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आएगा वो बोरिंग से भी आ सकता है, वो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है, लेकिन हाँ ये पूरा उसी से हो। तो यस लिखेंगे और चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये बेटे लिख के करना बच्चों, मैंने समझा दिया, तुम्हें समझ में आ गया, नंबर नहीं मिलने। नंबर मिलेंगे जब आप इसको पहले प्रैक्टिस करो अपने घर में। लिखो इसको, लिखो, लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कितनी आपकी पकड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ये 12th है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये भी 3 मार्क्स का है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो बेटा जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो एनडीपी एट एफसी होती है, ध्यान रखना, इट इज डोमेस्टिक इनकम, ये निकालनी है। राइट, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। और इसमें अगर कंपोनेंट देखें तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड, चेंज इन स्टॉक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें मेथड अप्लाई होगा एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर और इनकम। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई होगा। और एक्सपेंडिचर मेथड में बेटे पहले निकलता है हमारा जीडीपी एट एम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सबसे पहले ये कैलकुलेट होता है। जिसने ये नहीं आप कर रखा है तो वो नेशनल इनकम की वीडियो जरूर देख लेना मेरी, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। 3 चीजें ऐड होती, 4 चीजें ऐड होती है इसके अंदर। पहला होता है बेटे, इसमें ऐड होगा पॉइंट नंबर 1, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड होगा।
प्लस फिर ऐड होगा इसके अंदर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ऐड होगा इसके अंदर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन थर्ड सेकंड, फिर ऐड होगा इसके अंदर चेंज इन स्टॉक, क्योंकि फिक्स वर्ड लगा हुआ है थर्ड, इसमें फिक्स लगा होता है तो चेंज इन स्टॉक आता है। और फिर ऐड होगा इसके अंदर नेट एक्सपेंस, जीडीपी निकालते समय फिलहाल ये पांचों ऐड कर दीजिए, तो रखता हूँ वैल्यू में इसके अंदर 600, फोर्थ कितना है, फोर्थ 200, सेकंड 200, थर्ड 40 एंड फिफ्थ -40। तो ये ऐसे माइनस हो जाएगा, ये 1000 आ गया, ये आ गया आपका 1000 CR। अब निकालना है आपको डोमेस्टिक इनकम, वो क्या होती है, NDP@FC इज इक्वल टू होगी GDP@MP माइनस डेप और माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी हमारी 1000 आ चुकी है, डेप्रीशिएशन है हमारा ये 40, और NIT है दे रखी है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120। ये माइनस कर दो, यानी कि 160 माइनस कर देंगे तो 840 आ जाएगा करोड़। इसमें NFI का कोई यूज नहीं है, नो यूज। वाई? बिकॉज सिर्फ डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम में NFI का कोई यूज नहीं। अब इसका एक और भी है, और क्वेश्चन देखिए, और भी कहता है इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करवा रहा है। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, एक्सटर्नलिटीज क्या होती है वैसे बता देता हूँ। एक्सटर्नलिटीज का जो टॉपिक है वो जीडीपी एंड वेलफेयर में से उठाया गया है। जीडीपी एंड वेलफेयर एक टॉपिक है नेशनल इनकम का। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि किसी पर्सन के द्वारा, किसी अदर पर्सन के द्वारा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के हमारे ऊपर गुड या बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, और लेकिन हमें उसके गुड या बैड इंपैक्ट का कोई मॉनेटरी ना तो मतलब फायदा हो रहा है या नुकसान, ना कोई मॉनेटरी नुकसान, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंपैक्ट कर, उसे हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। तो एक्सटर्नलिटीज कैन बी डिफाइंड एज, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ सम अनदर पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग एनी प्राइज और पेनल्टी, ये होती है एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो ये एक्सटर्नलिटीज आप कॉपी में से ही पढ़ सकते हैं, मैंने डिफाइन भी कर दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है बेटे? ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस चार चीजों को बेसिकली सम टोटल होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। इसको अगर हम सम करते हैं तो हमारी निकल कर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये डिफाइन करेंगे 1 मार्क्स में। और कंजम्पशन गुड्स क्या होती है? कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर, वो कंजम्पशन गुड्स होती है। सिंपल, इतना ही करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि सिर्फ डिफाइन डिफाइन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 1 मार्क्स के डिफाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि मैं नीचे वाला 13 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूं। एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे स्पेस है हमारे पास, नहीं है स्पेस, तो यहीं पर मैं इसको रफ कर दूंगा, आप इसमें देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन देखिए। 4 मार्क्स का है 13 क्वेश्चन, ऊपर वाला 3 का था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। फॉर ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट इंकर्स एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 1000 CR। ओके, 1000 CR का गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की है, गवर्नमेंट ने, यानी कि इन्वेस्टमेंट हो गया 1000 CR, ये इन्वेस्टमेंट भी है। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ MPS, यानी कि जो MPS है उसकी वैल्यू फॉल्स फ्रॉम 0.25 टू 0.10, यानी कि MPS पहले 0.25 थी, बाद में MPS कम होकर फॉल होकर 0.10 हो गई। MPS होता है बेटे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ MPS, यानी कि ये कहता है कि इनकम कितनी बढ़ेगी, इनकम में कितना चेंज आएगा, हाउ मच इनकम चेंज्ड इफ MPS फॉल्स, कितनी इनकम बढ़ गई, ये कह रहा है। और पहले क्या कह रहा था, गवर्नमेंट इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, इसको डेल्टा ही लेंगे बेटे, इनकम कितनी, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। तो देखिए पहले इस वाले से हम के की वैल्यू निकालते हैं। के होता है बेटे हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो उसका जो आएगा के हम लेंगे, वो होता है 1/MPS। तो 1 अपॉन अगर मैं MPS करूं
तो एनपीएस यहाँ पर ये वाला ले रहे हैं 0.25, तो 1/0.25 करेंगे तो के 4 आ जाएगा, यानी कि के कितना आ गया 4। फर्स्ट केस की बात हो रही है बेटे इसकी, ठीक है। अब के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 4। डेल्टा आई कितना दे रखा है हमको 1000, यहाँ पर 1000 की वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा आई अपॉन 1000 इज इक्वल टू 4। तो डेल्टा वाई कितना आ गया 4000, राइट। अब एमपीएस ये ले लेना, दिस वन। अगर एमपीएस हम ये लेंगे तो क्या आएगा, देखो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करो। के क्या होता है 1/एमपीएस, तो 1/0.10, डेट विल बी 10। के आ गया 10 आपका। अगेन के क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 10। डेल्टा वाई फिर से आप डेल्टा आई आप 1000 रखेंगे क्योंकि वो उतना ही था, आपने यहाँ 1000 रखा, तो ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करी तो डेल्टा वाई कितना आ गया आपका 10,000। तो आपकी जो इनकम थी इस केस में, जब एमपीसी 0.25 था, आपकी इनकम थी 4,000। जब आपने एमपीएस कम होकर 0.10 हो गया तो आपकी इनकम बढ़कर हो गई 10,000। तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी, हाउ मच योर इनकम इंक्रीज, इसमें से इसको माइनस कर। तो आपकी इनकम बढ़ी कितनी बेटे, ₹6,000 आपकी इंक्रीज इन इनकम आ गया। क्लियर। दोनों एमपीएस से हमने के निकाला, के से हमने दोनों में इनकम चेंज इन इनकम निकाल दी। तो हमने देखा कि एमपीएस अगर कम होता है, सेविंग कम होती है हमारी, तो हमारी इनकम लेवल बढ़ जाती है पूरी का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। 14 क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है। इन एन इकोनॉमी एक्स एंड एडी, अभी जो एक्स एंड एडी है ना, थोड़ा घुमा के परेशान करने के लिए लिखा हुआ है, सिंपल आप मान के चलो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। इज मोर देन एक्स एंड इन सप्लाई, मतलब ग्रेटर देन है सप्लाई की, एडी किज ग्रेटर देन एएस। और यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं बोल रहा है, नॉर्मल सिचुएशन है कि एडी एएस से ज्यादा है। आगे फिर कहता है एलोबरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ द सेम ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आउटपुट इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एडी ग्रेटर देन एएस, ये पूछ रहे हैं आपसे। क्या फर्क पड़ेगा, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। फर्क क्या पड़ना है कि अगर एडी ग्रेटर देन एएस है, सोच के देखो, मान लीजिए आप डिमांड कर रहे हैं 400 करोड़ की डिमांड आ रही है, और प्रोडक्शन आ रहा है आपका 300 करोड़ का, तो 100 करोड़ रुपए की डिमांड ज्यादा आ रही है। तो क्या होगा, ज्यादा डिमांड आ रही है तो प्रोड्यूसर का सारा आउटपुट सेल आउट हो जाएगा, आप लिखेंगे ऑल द आउटपुट वुड बी सेल आउट। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर फ्यूचर के अंदर मोर प्रोडक्शन की प्लानिंग करेगा, जिस कारण उसका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। जब वो मोर प्रोडक्शन करेगा तो लोगों को नौकरियां भी देगा, नहीं नहीं तो नौकरियां भी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और नौकरियां देने से लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, पहली बात। इनकम इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, तीनों के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों इकोनॉमी के अंदर राइज करेगी। दैट इज द आंसर, इसका एक्सप्लेन करेंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और वाला 4 नंबर का है, कोई सा भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मे प्रमोट द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद इट। जैसे आरबीआई है, देखो मैं बताता हूँ, ये आरबीआई है, ठीक है ना। अब आरबीआई के पास सभी अकाउंट, सभी कमर्शियल बैंक का ना वो होता है, रिजर्व पड़ा होता है, इसमें कोई भी कमर्शियल बैंक अपना पैसा, कोई भी क्या मतलब, हर कमर्शियल बैंक का सेपरेटली अकाउंट आरबीआई के पास होता है। और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा मनी को, अपना एक्स्ट्रा जो पैसा होता है कमर्शियल बैंकों के पास, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा देते हैं। तो जब वो अब आरबीआई के पास अपना एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट कराते हैं, इसको कहते हैं पार्क देयर सरप्लस फंड, इस बात को कहा, राइट। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या कहता है, इसको प्रमोट करता है कि वो सरप्लस फंड हमारे पास रखवा दे। इससे क्या होगा, आगे क्वेश्चन कहता है डिस्कस द रैशनल बिहाइंड द स्टेप टेकन बाय द, इससे क्या होगा, ये कह रहा है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भाई इंपैक्ट क्या पड़ना है, जब कमर्शियल बैंक मान लीजिए पीएनबी है, अब पीएनबी के पास मान लीजिए 1000 रुपीज का सरप्लस फंड पड़ा था। अब पीएनबी के पास दो ऑप्शन थे भाई इस सरप्लस फंड को यूज करने के। पहला ऑप्शन तो ये था कि भी उठा के मार्केट के अंदर लोन दे दो लोगों को और इंटरेस्ट कमाओ। दूसरा एक ऑप्शन ये था कि वो आरबीआई के पास रख दे और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता रहा, आरबीआई इसको यूज कर लेगा, पैसे को इधर उधर इंटर बैंकिंग में यूज हो जाता है वो पैसा। तो आरबीआई क्या करेगा, वो पीएनबी को प्रमोट करेगा कि वो पैसा मेरे पास रखवा दे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पे वो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उनके इंटरेस्ट के ऊपर, उनके सरप्लस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है।
जैसे अगर पीएनबी ये पैसा आरबीआई के पास रखवाएगा तो आरबीआई उसको वहां से वापस इंटरेस्ट पे करे, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे पीएनबी अपना पैसा इकोनॉमी में ना उधार देकर आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा देगा, जिससे इकोनॉमी के अंदर जो 1,000 करोड़ रुपए जाने वाले थे वो कम जाएंगे, और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको रिवर्स रेपो रेट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। 15 क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई। सीधा, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट देना बेटे। ओके, मेरे को स्क्रीन में, एक मिनट थोड़ा ना, एक बटन कोई दब गया है, उससे दिक्कत आ रही है। मैं स्क्रीन शेयर रोक के दोबारा ये वाला पेज आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। वो ऐसा कुछ हो गया है तो कोई बात, नॉट इशू। हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 15 पे, 33 का एज। चलिए, एक मिनट देंगे आप मुझे। हम्म, जी, चलिए देखते हैं। बैंकर्स बैंक मतलब दो फंक्शन है, एक तो बैंक, एक फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन समझाना है कि बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये फंक्शन एक्सप्लेन करना है बेटे। जो आरबीआई होता है बेटे, वो, उसके पास सभी कमर्शियल बैंकों का अकाउंट होता है। वो सारे के सारे कमर्शियल बैंकों को पैसा लोन भी देता है और उनके एक्स्ट्रा मनी को अपने पास भी रखता है। यानी कि एक तरीके से वो बैंकों का भी बैंक है। एक तो ये एक्सप्लेन करना है। और सुपरवाइजर मतलब कि कमर्शियल बैंक कहीं पैसे का गलत यूज ना करें, क्योंकि वो पब्लिक का मनी है, उसको कहीं गलत ना लगाएं। ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैस किस तरीके से लोन देना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करता है। दो बैंक्स आपस में मर्ज करेंगे, उसको कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें वो कंट्रोल करता है, इसलिए हम उसको सुपरवाइजर भी कहते हैं। तो इस फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने भी अपने नोट्स के अंदर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवाया हुआ है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 16। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट निकालना है, एफडी निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट पीडी निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है आपको? रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू डेफिसिट, नॉन डेप्ट कैपिटल, क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट और इंटरेस्ट पेमेंट, ये चार चीजें आपको दी हुई है, 5 चीजें। तो सबसे पहले अगर मैं एफडी का फॉर्मूला लगाऊं, देखो एफडी क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है एफडी। एफडी जो होता है वो होता है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल गवर्नमेंट रिसीप्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एक्सेप्ट बोरिंग्स, एक्सेप्ट बोरिंग्स। तो अगर हम इसको और ब्रेक करें तो जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है बेटे, वो दो चीजों का सम टोटल होता है। वन इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, माइनस ये भी दो चीजों का सम टोटल होता है, रिवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरिंग्स, कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरिंग्स। कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरिंग्स को ही हम लोग ये कहते हैं, ये तो लिखा हुआ है ना, ये इसका दूसरा नाम, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट, ये इसी का दूसरा नाम है, एक ही है। ओके, अब ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं तो मेरे को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां आएगा, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट माइनस कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरिंग्स, नेट ऑफ बोरिंग, राइट। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीप्ट अगर मैं माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करता हूं सिर्फ, तो मेरे को मिलता है आरडी। आरडी क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। हल्का सा लिख के दिखा देता हूँ आपको। आरडी, आरडी होता है बेटे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट। तो अगर मैंने इसमें से माइनस किया तो आरडी आ गया, बचा क्या मेरे पास? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और माइनस ये पूरी की पूरी कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरिंग्स, राइट। अब एफडी निकाल लें, तो अगर मैं इसमें से देखूं आरडी कितना है मेरे पास, देखो आरडी मेरे को कितना दे रखा है, 10, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर
आपको मिस है कैपिटल, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो निकालना है, नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा, इसके ऊपर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर 15, ठीक है। माइनस कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरिंग, इसे कह रहे हैं नॉन डेप्ट को ही कहते हैं। ये कितना है? 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट, इसका 50% कह रहा है बेटे, इसका 20 का, तो मैं वैसे ही रफली मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। रेवेन्यू रिसीप्ट का 50%, तो 20 का 50% निकाल, तो 20 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे? 10 आ जाएगा, रफली करके दिखा देंगे 10। तो ये 25 में से 10 माइनस कर दीजिए, तो 25 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, तो 15 करोड़ आपका एफडी आ गया, पहला पार्ट। अब एफडी के बाद आपको दूसरा क्या निकालना है बेटे? पीडी, प्राइमरी डिपॉजिट। क्या होता है बेटे? प्राइमरी डिपॉजिट होता है एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो एफडी आप ऑलरेडी 50 निकाल चुके हैं, और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है बेटे आपकी? इंटरेस्ट पेमेंट है आपकी 4, 4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया बेटे? 11 सी। तो दीज आर द आंसर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। 2 3 ऑन द बेसिस ऑफ 2, तो 3 और 2 5 का ही हो गया। 1 मार्क्स का ये एक ही अलग से दे रखा है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये दूसरा पार्ट इसका दे रखा है 1 नंबर का। गिव एनी टू फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स की 2 फीचर बता। बेटा पब्लिक गुड्स एक तो कॉम्पिटेटिव नहीं होती नेचर में, मतलब एक तो पहली फीचर कि कलेक्टिव ओनरशिप होती है, दूसरा इसका कोई बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है, तो दो इसके फीचर बता सकते, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चंस का और पार्ट भी देखना है हमने, और पार्ट में नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ, मैंने वो रखा है इस पेज। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बैंक के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला ऑब्जेक्टिव समझा। तो बेटे हम सिंपल, मैंने अगर आप देखेंगे तो आपकी कॉपी में भी दिख जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इकोनॉमी स्टेबिलिटी का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन देयर इज नो हायर फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल, यानी कि जब इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बता रहा हूं मैं पहला, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप कॉपी में भी पढ़ सकते हैं वैसे तो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर जब कीमतें हल्के हल्के फुल्के से इससे भी बढ़ती है, प्राइस बढ़ रहा है, एब्सेंस ऑफ हायर फ्लैक्चुएशन इन प्राइसेस, प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन होता है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। लेकिन अब मान लीजिए अगर ऐसे ऐसे प्राइस बढ़े, तो ये बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन जा रहा है प्राइसेस के अंदर, ऐसा होने से इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो डरता है, और इस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट का यूज करती है, तो उसको ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी, या गवर्नमेंट लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज कर देगी ताकि इकोनॉमी के अंदर परचेजिंग पावर कम हो जाए। और अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन चल रहा है, नीचे की सिचुएशन चल रही है, डाउन है डिमांड, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करेगी, और गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्चा यानी कि टैक्स जो है वो कम कर देगी, ताकि इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेट, ठीक है। नोटबुक में बहुत ही एलोबरेट करके मैंने इस चीजों को एक्सप्लेन किया। ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे, उनको फ्री में दवाइयां देनी शुरू कर। आइडेंटिफाई द डिस्कस द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, इसमें कौन सा एक्सपेंडिचर है? तो बेटा इसके अंदर आ रहा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कौन सा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक ऐसा एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स, और गवर्नमेंट का रिकरिंग इन नेचर होता है, ऐसा खर्चा ना तो लाइबिलिटी कम कर रहा है ना एसेट्स बढ़ा रहा है। तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इसके अंदर एक्सप्लेन करें इस टॉपिक। ओके, चलिए लास्ट ये 17 क्वेश्चन हमारा बचा है इस सेक्शन का। गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड बाय एस्टिमेटिंग नेशनल डोमेस्टिक इनकम, नॉट नेशनल इनकम, डोमेस्टिक। पेमेंट्स मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया, कोई अमेरिका का बंदा आया इंडिया में टूरिस्ट, उसने यहाँ पर सामान खरीदा, तो क्या इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा? यस बिल्कुल आएगा। वाई? रीजन क्या दोगे? एक्सपोर्ट, क्योंकि वो हमसे सामान खरीद रहा है बाहर का बंदा, तो एक्सपोर्ट के नाम से नेशनल इनकम इंक्लूड होगा, सिंपल। दूसरा, टमाटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन, मिस पूजा ने अपने किचन गार्डन के अंदर, किचन गार्डन मतलब घर के अंदर ही गार्डन बना रखा है, उसमें टमाटो उगाए, तो नेशनल इनकम में आएंगे? नो, नॉट इंक्लूडेड। वाई? एस्टिमेशन इज नॉट पॉसिबल, घर के अंदर है ना, इसलिए नहीं, एस्टिमेशन नॉट पॉसिबल। फिर इसका सेकंड लेवल देखो, मशीन परचेज बाय अ फर्म इज ऑलवेज ए कैपिटल गुड्स,
डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन। तो मशीन परचेज बाय अ फर्म इज नॉट ऑलवेज नो। अगर वो फर्म इफ अगर फर्म ने वो मशीन खरीदी है सेल्फ यूज के लिए कि खुद यूज करके प्रोडक्शन करेगी, तो वो फाइनल गुड है। और अगर उस फर्म ने मशीन खरीदी है रीसेल के पर्पज से कि वो मशीन को रीसेल करेगी फर्म, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर कोई फर्म मशीन खरीदती है तो हमेशा फाइनल गुड्स नहीं होती। इस डिपेंड करता है कि वो फर्म ने मशीन किस पर्पज से खरीदी। गॉट इट। तो ये हमारा सेक्शन ए फिनिश हो गया। तो सेक्शन बी है, ये बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन ए बेटे हमारा डन हो गया। 40 मार्क्स का था, आपने देखा। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, पूरा लिख के करना बेटे विद टाइम लिमिट। 1.5 आवर में आपको पूरा पेपर कवर करना है। 1 मार्क के क्वेश्चन तो आपको वैसे ही समझ में आ गए सारे, और बाकी क्वेश्चंस को आपको रिटर्न में करना है। ऐसा करने से क्या होगा ना बेटे, आपकी धीरे धीरे, अभी तो थोड़ी दिक्कत आएगी डेफिनेटली, एक दो पेपर में दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में दिक्कतें आनी बंद हो जाएंगी। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और आपको लगना लगेगा कि हाँ यार, यस यू कैन गेट द 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक ठीक है। तो इस चीज को हम लगातार रखेंगे। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा वो मैं इसी पेपर की आपकी पार्ट बी जो है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसकी वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। ठीक है। चलिए तब, टेक केयर, टेक केयर, बाय।